Hello friends, good evening to all. Welcome to all in your own YouTube channel शुभम जैन with ABC एग्जाम प्रेपरेशन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है ये, जिसमें हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो जो फाइनेंस है उसके ऊपर कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश करती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव की जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल कैसे रहता है। तो हम बेसिकली इसमें क्या करते हैं, चार टाइप की कमेटीज के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज योर एस्टिमेट कमेटी, सेकंड वन इज योर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, थर्ड वन इज योर पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटीज, एंड फिर हम बाद में बात करेंगे डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इन कमेटीज के बारे में आपको पावर्स, फंक्शंस पता होने चाहिए, मेंबरशिप पता होनी चाहिए, चेयरमैन्स कैसे सिलेक्टेड होते हैं वो पता होना चाहिए। एंड अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन कमेटीज की लिमिटेशंस क्या है, क्यों ये इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रही, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इफेक्टिवली वर्किंग के लिए करना क्या चाहिए। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपनी पहली ही कमेटी के साथ। और जिन लोगों के पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एंड ऑल्सो फॉर दी सेमेस्टर नंबर 4, जो जिनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बीए वाले जो लोग बच्चे होते हैं सब्जेक्ट्स उनके पास, उनके लिए भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं एस्टिमेट्स कमिटीज। जब हम बजट प्रेपरेशन इनेक्टमेंट वाला टॉपिक कर रहे थे तो वहां पे हमने एक बात की थी कि बजट में गवर्नमेंट क्या करती है कि हर साल अपने एस्टिमेट्स देती है, आने वाले जो ईयर्स होंगे उसमें उनका क्या रेवेन्यू, क्या एक्सपेंडिचर रहेगा, और प्रीवियस जो ईयर्स हैं उनके जो करंट ईयर है उसका रिवाइज एस्टिमेट्स, जो प्रीवियस ईयर और उसका एक्चुअल। तो एस्टिमेट्स कमेटी क्या करती है, जो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग एस्टिमेट्स देती है उनके बारे में क्या करती है, रिपोर्ट्स बनाती है और फिर बताती है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो हम बात करते हैं इट इज अ परमानेंट, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, यानी कि ये इसको डिसॉल्व नहीं करते, डिसॉल्व होती है लेकिन उसी समय नई बन जाती है। कहने का मतलब क्या है कि 1 ईयर के लिए ये बनती है, फिर हर साल सक्सेसिवली 1 ईयर के लिए ये बनती रहती है। पर्पस टू एग्जामिन दी एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट, बजट में जो एस्टिमेट्स इंक्लूड किए जाते हैं रिगार्डिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर उसके बारे में ये क्या करती है, एग्जामिन करती है। ऑल्सो सजेस्ट इकोनॉमीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये ही नहीं देखती जो एस्टिमेट्स हैं वो सही हैं या फिर ओवर एस्टिमेट कर रखे हैं, ये भी बताती है कि इन एस्टिमेट से ओवरऑल इकोनॉमी जो है हमारी कंट्री की उसके ऊपर क्या इंपैक्ट उस एस्टिमेट्स के रहेंगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो हमारी इकोनॉमी के बारे में बताती है उसका क्या इंपैक्ट रहेगा, इसीलिए हम इसको कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी भी बोल सकते हैं। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं कि ये एस्टेब्लिश कब हुई थी। सबसे पहले अगर हम इसका ओरिजिन ट्रेस करें तो ये माना जाता है टू द स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी। सबसे पहले एक स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी बनी थी 1921 में, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन मठाई। मतलब कि पहले ये एक बार बनी थी, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस 1921 में, लेकिन 1950 में इसको रीनेम किया गया, एस्टिमेट्स कमेटी नाम दिया गया। और किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी, उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मठाई, उनके कहने पे ये बनी थी। मेंबरशिप की बात करें तो मेंबरशिप में टोटल देयर आर 30 मेंबर्स। ओरिजिनली इसमें 25 मेंबर्स थे, 1956 में इसको बढ़ा के इसकी मेंबरशिप को 30 कर दिया गया था। यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल फ्रॉम लोकसभा, जितने भी 30 मेंबर्स हैं वो सभी के सभी आपके लोकसभा से होंगे। थ्रू दी प्रोसेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मेथड होता है, ठीक है, इलेक्शन का। लोकसभा के मेंबर्स ही वोट करते हैं, उसी में से क्या होती है ये फिर चूज कर लिए जाते हैं 30 मेंबर्स। नो मिनिस्ट्री कैन बिकम अ मेंबर, एक जो मिनिस्टर हैं वो इसका मेंबर नहीं बन सकते। अगर मान लो कोई बंदा पहले इसका मेंबर है बाद में मिनिस्टर बन जाए तो फिर उसको ये इसका कमेटी का मेंबरशिप छोड़ना पड़ता है। चेयरमैन जो इसके होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा अमंग द 30 मेंबर्स। 30 मेंबर्स जो इस कमेटी के हैं उसी में से चेयरमैन क्या करते हैं, स्पीकर क्या करते हैं, उसका चेयरमैन बनाते हैं, ठीक है। और वो रूलिंग पार्टी से होता है, वो अपोजिशन पार्टी से नहीं होता। बस ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम फंक्शंस की बात करें, इट रिपोर्ट्स इफ द बजट एस्टिमेट्स अफेक्ट इकोनॉमीज, की जो बजट के एस्टिमेट्स हैं क्या आपकी इकोनॉमिक्स को इफेक्ट कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट्स की बात करते हैं इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स,
अगर मान लो एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ बताना है कि आपको अच्छे से एस्टिमेट्स कैसे करने हैं, एस्टिमेट्स आपके ओवर हो रहे हैं हर साल जितनी बार भी वो उसके अंदर एग्जामिन करते हैं, तो कुछ क्या कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं, सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज। अगर उनको लगता है कि ये ओवर एस्टिमेशन कर रखा है, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो पॉलिसी को अल्टरनेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर सकते। एग्जामिन्स वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी इंप्लाइड इन दी एस्टिमेट्स। और जो पॉलिसी बनाई हुई है, क्या जो मनी खर्च हुआ है और उसके लिमिट्स में ही खर्च हो रही है, टू सजेस्ट द फोर्थ इन विच द एस्टिमेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। और एक टाइप भी बता सकते हैं कि आप जब पार्लियामेंट में टेबल करोगे एस्टिमेट्स को तो किस फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है कि एक्सटेंडेड ओवर द ईयर्स। होता है क्या है कि एस्टिमेट्स कमेटी पूरी की पूरी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के सभी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के एस्टिमेट्स को एक साल में एग्जामिन कर पाए, ये पॉसिबल होता नहीं है। तो ये कुछ ही मिनिस्ट्रीज को एग्जामिन कर पाती है, उनके एस्टिमेट्स को एग्जामिन कर पाती है, बाकी की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं ओवर द ईयर उनको एस्टिमेट करती रहती है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा बजट इनेक्टमेंट करवाया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, तो एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट के बिना भी वोटिंग हो सकती है, ठीक है। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, मतलब कि जो डिमांड्स होती हैं उनको ग्रांट में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसमें एस्टिमेट कमेटी कोई हिंड्रेंस नहीं है कि जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो ग्रांट्स नहीं बन सकती, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। उसके बाद हम इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं। इट एग्जामिन द बजट एस्टिमेट्स ओनली आफ्टर इट इज वोटेड अपॉन एंड नॉट बिफोर दैट। एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट जो है बजट के पास होने से पहले नहीं आ सकता, ठीक है। वो क्वेश्चन नहीं कर सकती गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को। जब बजट के ऊपर वोटिंग वगैरह हो जाती है तब जाके उसके एस्टिमेट्स को क्या कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है कि इसमें ये चेंजेस हो सकती हैं। रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी। इसके रिकमेंडेशन जो है वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नेचर नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। गवर्नमेंट चाहे तो इनकी सजेशंस मान सकती है, चाहे तो नहीं मान सकती। एवरी ईयर सिलेक्टेड सम मिनिस्ट्रीज, मतलब ये कि हर साल में कुछ ही मिनिस्ट्रीज की सिलेक्शन करके उनके एस्टिमेट्स को जज करती है, सो दैट कि ओवरऑल उनके बारे में रिकमेंडेशन दे सके, सभी मिनिस्ट्रीज में इंप्लीमेंट हो सके। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि सारी मिनिस्ट्रीज एक साल में हो पाए पॉसिबल नहीं है। ओवर द ईयर क्या करती हैं, ये एस्टिमेट्स करती हैं। पोस्टमार्टम नेचर है, पहले सब कुछ हो चुका होता है, वोटिंग वगैरह एस्टिमेट्स के ऊपर बाद में ये बताती हैं, ठीक है। ये लिमिटेशन ही है क्योंकि उसके बाद तो कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज मतलब कि हम इंप्रूव करना चाहते हैं वो डैमेज कर चुकी है आपका। लैक कैग एक्सपर्टीज। हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी में देखना है कि उस कमेटी को हेल्प करने के लिए कैग जैसी एक एक्सपर्ट बॉडी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको हम बोल रहे हैं, उसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना तो आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हो। कैन नॉट क्वेश्चन दी पॉलिसी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा लेड डाउन करेगी किसी भी पॉलिसी को जो क्वेश्चंस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये बड़ी लिमिटेशंस आपकी एस्टिमेट्स कमेटी की हैं। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये स्लाइड में काफी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने डाल रखी है। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपकी इंपॉर्टेंट कमेटी है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके ये बताना कि हमने जब बजट प्रेपरेशन इनेक्टमेंट देखी थी तो हमने पब्लिक अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था कि पब्लिक अकाउंट क्या होता है। एक हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की थी, एक हमने पब्लिक अकाउंट की बात की थी। तो एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1920 अगेन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके ये बताना कि इस एक्ट को अदर किस नेम से हम जानते हैं। It is a financial committee that examines the annual audit report of CAG which president lays before the Parliament of India. Comptroller and Auditor General हमने बात किया था कि 3 अकाउंट्स के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को देता है, फिर वो प्रेसिडेंट क्या करता है, उस रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में टेबल करता है। पार्लियामेंट के अंदर वो जो रिपोर्ट्स टेबल की जाती हैं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को रेफर की जाती है फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये कमेटी उन्हीं रिपोर्ट्स को क्या करती है, एग्जामिन करती है। मेंबरशिप की एंड सिलेक्शन की अगर हम बात करें, 22 मेंबर्स होते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी में आपके 30 मेंबर्स होते हैं। या वहां पे सभी के सभी लोकसभा से आते थे, यहाँ पे 15 आपके लोकसभा से आएंगे, 7 आपके राज्यसभा से आएंगे। सेम इलेक्टेड होते हैं, 1 ईयर की इनकी मेंबरशिप होती है एनुअली, यहाँ पे लिखा हुआ है। लोकसभा के मेंबर्स 15 मेंबर लोकसभा इलेक्ट करती है, 7 मेंबर राज्यसभा के मेंबर अपने में से इलेक्ट करते हैं। मिनिस्टर अगेन यहाँ पे मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है।
चेयरमैन जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम द रूलिंग पार्टी अगेन ऑफ द डे अंटिल 1966-67 तक रूलिंग पार्टी का ही चेयरमैन बनता था, लेकिन उसके बाद एक कन्वेंशन के थ्रू क्या किया गया, ऑपोजिशन पार्टी का ही चेयरमैन बनेगा, ये एक कन्वेंशन सेट कर दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कौन चेयरमैन बनेगा, एक कन्वेंशन बनाएगी 1966-67 में ये कन्वेंशन बनी थी, ठीक है। तो और इसके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा, अगेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। फंक्शंस की बात करें, एग्जामिन्स द एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले हमने बात की है, ये क्या कौन से अकाउंट होते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इट स्क्रूटनाइजेस द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग, कैग जो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज जो हैं उनके बारे में अकाउंट्स के ऊपर ऑडिट बनाता है, तो सारी चीजों की स्क्रूटनाइज कौन करती है, यही बड़ी कमेटी करती है। एग्जामिन्स करती है अकाउंट ऑफ द ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज को, अगेन लिमिटेशंस की यहाँ पे हम बात करेंगे। इट कैन नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो मिनिस्ट्रीज की होती हैं या डिपार्टमेंट्स की होती हैं वहां पे नहीं कर सकती। रिकमेंडेशंस अगेन इनकी एडवाइजरी इन नेचर होती हैं। पोस्टमार्टम है, गवर्नमेंट सब कुछ कर चुकी है, एक्सपेंडिचर कर चुकी है, उसके बाद सिर्फ ऑडिट जो रिपोर्ट्स हैं उनको वो एग्जामिन कर रही है। कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट, अगेन सेम जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। ओनली पार्लियामेंट कैन टेक द फाइनल ऑर्डर, अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने किसी भी चीज के बारे में कोई क्वेश्चनिंग रेज करनी है तो उसके बारे में फाइनल डिसीजन जो होता है वो पार्लियामेंट के पास ही होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है कि गवर्नमेंट के किसी भी स्टेप को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, मान लो उनकी डिमांड्स को रिड्यूस कर दे या फिर उनको कुछ काम करने के लिए फोर्स कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ पावर्स क्या है पार्लियामेंट के पास ही होती है। नेक्स्ट कमेटी की हम बात करते हैं, कमेटी ऑन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट की कंपनीज कॉर्पोरेशंस की हम बात करते हैं, ठीक है, पीएसयू सेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में भी एक कमेटी बनी हुई है जो उनकी एनुअल फंक्शनिंग को देखती है, उनके जो प्रॉफिट लॉसेस हैं उसके बारे में, उनकी पॉलिसीज क्या हैं उसके बारे में एग्जामिन करती है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में, रिकमेंडेशन किसने की थी, कृष्णन मेनन कमेटी ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंबरशिप की बात करें तो 22 मेंबर्स हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में कि ये पूरा वोटिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। चेयरमैन जो होते हैं वो लोकसभा से बनते हैं। इन 15 मेंबर में से आपका चेयरमैन बनेगा, अगेन जो वैलिडिटी होती है वो आपकी वन ईयर की होती है। इस कमेटी में बस ये ध्यान रख लेना, चेयरमैन जो है वो आपका लोकसभा में से जो 15 मेंबर्स हैं उसमें से बनता है। फंक्शंस की बात करें टू लुक इनटू द अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द पीएसयूज, ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ द कैग, अगर कैग ने किसी पर्टिकुलर ईयर में जिन कंपनीज कॉर्पोरेशन के एग्जामिन करके अकाउंट्स को एग्जामिन करके उनके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी उन रिपोर्ट्स को भी क्या करेगी, एग्जामिन करेगी। कैग के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कुछ कॉर्पोरेशंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जो पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट टेबल करते हैं, तो फिर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी उनको भी एग्जामिन करेगी। लिमिटेशंस की बात करें, ये एक साल में ज्यादा से ज्यादा 10-12 पीएसयूज के बारे में एग्जामिन करते हैं, सभी के बारे में एग्जामिन ये कर नहीं पाते, ठीक है। रोटेशन बेसिस पे रैंडमली 10-12 पीएसयूज को पिक किया जाता है एग्जामिन के लिए। ये लिमिटेशंस है क्योंकि सारे पीएसयूज के बारे में जब वो एग्जामिन कर ही नहीं सकते तो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखा जा सकता कि किस टाइप से वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज क्या है। फिर इंपॉर्टेंट है आपका डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बजट प्रेपरेशन एनाक्टमेंट कर रहे थे तब वहां पे हमने इनकी बात की थी, तो प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1993 में हुआ था। रिकमेंडेशन किसने की थी, रूल्स कमेटी ऑफ द लोकसभा ने। अभी टोटल कितनी कमेटीज हैं, 24 हैं, 16 जो है लोकसभा के अंडर है और 8 आपकी क्या है राज्यसभा के अंडर है। मेंबरशिप की बात करें तो टोटल 31 मेंबर्स होते हैं, 21 जो हैं वो आपके लोकसभा से हैं, 10 आपके जो है वो आपके राज्यसभा से हैं। मिनिस्टर कांट भी मेंबर हो नहीं सकता। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी के सभी मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड कोई भी नहीं है, ठीक है। 21 मेंबर्स लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं वो नॉमिनेट करेंगे, 10 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो नॉमिनेट करेंगे। अगेन जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की ही होती है। फंक्शंस की बात करें टू कंसीडर द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज बिफोर दे आर डिस्कस्ड एंड वोटेड इन द लोकसभा।
हमने ये बोला था कि बजट प्रिपेयर करने के बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर उनको टेबल करते हैं, उसके बाद उनकी स्पीच होती है, थोड़ा जनरल डिस्कशंस होती हैं, उनके बाद क्या होता है कि एडजर्न कर दिया जाता है हाउसेस को, सो दैट कि जो बजट है उसके ऊपर डिटेल्ड एक डिस्कशन की जाए, इंपॉर्टेंट क्लाउजेस जिनके ऊपर उनको चर्चा करनी है वो निकाल के दी जाए। तब हमने बात की थी कि जो बजट होता है वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज को रेफर कर दिया जाता है। वहां यहाँ पे वही बात वो बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज को जो ग्रांट देनी हो, डिमांड्स जो मांगते हैं उनके ऊपर जो उनको ग्रांट देनी होती है उसके बारे में ये कमिटीज डिस्कस करती हैं। किससे पहले? जब लोकसभा में वोटिंग होनी होती है उससे पहले। इट्स रिपोर्ट शुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग ऑफ द नेचर ऑफ द कट मोशंस। लेकिन ये जो कमेटीज है ये नहीं बता सकती कि पार्लियामेंट में लोकसभा में मेंबर्स को कौन कौन से कट मोशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने चाहिए। वो सिर्फ ये बताती है कि अगर पूरे मान लो बजट में कुछ क्लॉजेज दे रखी हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज निकाल के देते हैं कि इनके ऊपर डिस्कशंस करने चाहिए। डिस्कशंस को इजी बनाना, ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाना उनका काम होता है, ठीक है। यहाँ पे इन कमेटीज की जो मेरिट है वो आप डिस्कस कर लेते हैं कि पहली बात हमने ये बोला था कि बजट के अंदर राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ लोकसभा की प्रेरोगेटिव होती है उसको पास करना। लेकिन यहाँ पे हमने बात की अगर 10 मेंबर यहाँ पे राज्यसभा से भी होते हैं तो राज्यसभा की एक क्या होती है, नॉर्मल से आती है। राज्यसभा भी अपने पॉइंट्स रख सकती है कि हाँ क्या चेंजेस होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक बात यह है कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज एक्सपर्ट ओपिनियंस ले सकते हैं। हमने बात किया था कि जो ये आपके एमपीज होते हैं, लेमैन होते हैं, इनको टेक्निकलिटीज इनका पता नहीं होता, इसलिए बजट को ज्यादा अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाते। लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटीज में बजट जाता है तो वहां पे एक्सपर्ट ओपिनियंस लेके, वहां पे उनकी राय लेके, वहां पे कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनके ऊपर एमपीज क्या कर सकते हैं, फिर डिस्कशंस कर सकते हैं बजट में, और रिक्वायर्ड जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवानी है या फिर कट मोशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एज सच ये कमेटीज कट मोशन के बारे में नहीं बताती कि आपको क्या रिड्यूस करना है, ठीक है। तो यही था हमारा पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। वैसे तो हमने जो बजट वाला चैप्टर किया था वहां पे डिटेल डिस्कशंस कर रखी हैं। इस चैप्टर में आपको मेन पता होना चाहिए कि आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इन कमेटीज के इंपॉर्टेंट फंक्शंस। एस्टिमेट्स कमेटी आपका एस्टिमेट्स के बारे में डिस्कस करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपका जो एक्सपेंडिचर्स हो चुके। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटीज आपकी सिर्फ पीएसयूज के बारे में। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज आपका बजट प्रिपेयर होने के बाद, टेबल्ड होने के बाद और वोटिंग होने से पहले उसको डिस्कस करेगी। तो यही इंपॉर्टेंट था आपके टॉपिक में। बाकी अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बताना, अदरवाइज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। थैंक यू।